सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सदीक साजिद साहब, सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं और नून लीग की बीट को कवर करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है। और आज की जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन स्टोरी है, जो फोकस स्टोरी है, वो यकीनी सी बात है कि हम मरीम नवाज साहबा के हवाले से करेंगे। मरीम नवाज साहबा जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी और जो अपीलों की समाअत है एवन फील्ड के हवाले से उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। जो सारी समाअत हुई है, इस समाअत की क्या कार्रवाई रही है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या स्कोप देखते हैं, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान की बड़ी अहम शख्सियात जो हैं इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं और उनकी बड़ी अहम शख्सियात के साथ मुलाकात भी हो रही है। ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे अफगानिस्तान के हवाले से, यकीनी सी बात है अगर इन अहम शख्सियात की मुलाकात आर्मी चीफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से होती है तो इसका मतलब है बहुत सी चीज़ें हैं जो सेटल हो रही हैं। इसके साथ साथ हम बाकी पोलिटिकल स्टोरीज को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन साहब ये फरमाते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत बनी है, खान साहब ने उन्हें कहा था कि अगर हमने हमारी पंजाब में हुकूमत ना बनी तो फिर तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तो पंजाब तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, इस हवाले से हमारे जो रिपोर्टर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए, 2 रुकनी बेंच था और 2 रुकनी बेंच के बहुत अहम रिमार्क्स हैं। बहुत ही अच्छी ग्राउंड जो है वो हमें नज़र आती है मरीम नवाज साहबा के केस की। रिमार्क्स क्या दिए गए, इम्पैक्ट क्या है, स्कोप क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जी फयाज, आज की जो समाअत थी, आप मुझे पहले ही बताएं कि आज की समाअत क्या रही, कोर्ट का इंप्रेशन आपको क्या नजर आता है, मूड क्या नजर आता है, क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच है और दोनों जो जस्टिस हैं उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम रिमार्क्स हैं वो। जी आज क्योंकि इरफान कादर साहब पेश हुए थे, ये मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज के वकील हैं और इन्होंने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें इन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इंकशाफात थे उनको बुनियाद बनाते हुए ये बुनियादी तौर पर बरियत की दरखास्त थी। तो आज आप ये कह दीजिए कि बाज़ाब्ता तौर पर इसका समाअत का आगाज हो गया। इरफान कादर ने अदालत से पहले इस्तदरा की कि मैं कुछ अपनी मारूजात पेश करना चाहता हूं कि जो मेरे आर्गूमेंट्स होंगे वो किस पे बुनियाद करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इस दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी पे अदालत को मुतमईन करने और उसके बाद दूसरा जो इस केस में या इस ट्रायल के दौरान जो इललीगैलिटीज आई हैं मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि कोशिश मेरी ये होगी कि जो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ हकाइक हैं जो सामने आए थे तो उस पर मैं बात करूंगा। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने एक बात की, उनका इस पे बात करूंगा, लेकिन कोशिश होगी कि मैं अदालत को पहले ही मुतमिन कर लूं और अदालत पहले ही हमें बरी कर दे तो उस पोर्शन पे जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर सच सामने लाने के लिए और इंसाफ करने के लिए मुझे उस पोर्शन पे जाना पड़ा तो मैं अदालत की इजाजत से जाऊंगा। फिर जब इस आर्गूमेंट का आगाज हुआ पॉइंट पे जिस पर उन्होंने पहले बात की थी, जजेस ने उन्हीं 2 पॉइंट पे बात करने की का कहा और अदालत ने कहा कि पहले मेंटेनेबिलिटी पे करें और उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैरी साहब ने रिमार्क्स ये दिए कि मेंटेनेबिलिटी का जो मरहला है वो तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि नैब ने जब एतराज किया कि हम इस पे आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम केस के मेरिट को टच कर रहे हैं। तो केस का मेरिट हो चुका है, वो मेंटेनेबिलिटी का तो मरहला बहुत पीछे रह चुका है। तो जिसके बाद फिर उन्होंने कुछ इललीगैलिटीज की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रेफरेंस दायर करने का सुप्रीम कोर्ट एक जो बात की इरफान कादिर साहब ने, उन्होंने कहा कि जब मालिक का नाम नहीं तो मरियम नवाज बेनिफिशियर मालिक कैसे हो सकती हैं, ये किस हवाले से बात हुई, थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। जो 2 कंपनीज का जिक्र भी आया, फिर एमएलए के जरिए जो दस्तावेज आए उनका भी जिक्र आया, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें। इससे क्या चीज आपको नजर आ रही है, क्या इंप्रेशन आ रहा है? जिक्र आया जब जजेस ने इस केस को समझने के लिए उनसे पूछा कि सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि केस आखिर है क्या। तो जिसपे उन अदालत को बताया गया कि ये 2 जो अपार्टमेंट है वो सामने आए और जब ये पनामा लीक्स आई उसके बाद ये चीजें सामने आई तो इल्जाम इन पे ये है कि 2004 से पहले के इनके पास है, लेकिन जब वहां पे एक कानून पास हुआ तो उसको ये खुफिया रखा नहीं जा सकता था। फिर इसको सामने चेंजिंग की उस पे और मरीम नवाज के ऊपर इल्जाम ये है कि ये इन्होंने अबैटमेंट की है और क्योंकि ये
नवाज शरीफ की बेटी थी और ये उनकी जेर कफालत थी और ये इस पूरी साजिश का हिस्सा थी। अच्छा, कैप्टन इतायत अफजल के मुतालिक जब बात हुई तो उन्होंने इरफान कादर ने कहा कि जी अगर आप इजाजत दे तो ये खुद ही बात करना चाहते। जस्टिस आमिर फारूक ने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कैप्टन साहब को कहेंगे आप बैठे और बेहतर है कि आप। अच्छा, इरफान कादर साहब ने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है तो फिर मरियम का कैसे कुछ चीज साबित हो सकती है, ये क्या बात थी, थोड़ा इस पे जरा बताइएगा। उसमें उनने जब आर्गुमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने इस पे एविडेंस की बात की, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा एविडेंस है नहीं जिससे मियां नवाज शरीफ को इन चीजों से या इन एसेट्स के साथ लिंक किया जा सके। वो कहते जब मियां नवाज शरीफ का ही नहीं है तो फिर मरियम नवाज को आप कैसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन खैर उस पर नैब की जानिब से जवाब दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमने MLA लिखा था बरतानी हुकूमत को और बरतानिया ने हमें उसमें जो डॉक्यूमेंट आए थे उसमें हमें बताया, उससे मालूम हुआ कि ये इन्हीं की प्रॉपर्टीज थी और बेसिकली मियां नवाज शरीफ को उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं और उनके जो बच्चे थे वो इनके जेर कफालत थे। ये जायदादें बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ की हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है इन्होंने छुपाई हुई थी, उनको फ्रंटमैन थे इनके और उनके नाम पे रखी हुई थी, तो जिस वजह से हमने ये पूरा केस बनाया। फिर इरफान कादर ने एक और बात की, उनका कि ये एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है। लेकिन आम तरह की जो प्रैक्टिस ये है कि ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि मुख्तलिफ जायदादों के और एक ही नौयत का केस में 3 केस। उसमें अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त हमारे सामने मौजूद नहीं, हम तो सिर्फ मरियम नवाज के केस की बात कर रहे हैं और मरियम नवाज के ऊपर तो सिर्फ एक ही केस बना है और वो है एमन फील्ड का। तो जिसपे इरफान कादर ने कहा कि अगर अदालत जो इजाजत दे और मियां नवाज शरीफ को प्रोटेक्शन दे तो वो ताकि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ताकि वो आके ये पूरा मामला बयान कर सकें कि वो है क्या। तो ये फिर अदालत ने अब नैब से इस पे जवाब मांगा है और नैब को कहा है जो इन्होंने आज पॉइंट उठाए हैं नेक्स्ट हेयरिंग पे आप इस पे हमें मुतमिन करें, क्योंकि ये जो अब मेन अपील है और साथ ही साथ ये जो दरखास्त है अब ये इकट्ठी चलेंगी और उस पे उन्होंने जो वहां पर चीजें रिकॉर्ड पे आई थी, एविडेंस सामने आया था उस पर भी। अच्छा, कैलबरी फाउंड से मतलब भी फिर बात हुई, उस पर इरफान कादर साहब का कहना था कि कैलबरी फाउंड का जब मामला सामने आया तो उस वक्त और भी मचा हंगामा भी हुआ, लेकिन मैं जब इस कोर्ट के सामने कुछ हकायक रखूंगा तो फिर कोर्ट को यकीनन ये समझेगी कि उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के साथ बहुत ज्यादती हुई है इस पूरे केस में। अब उसके बाद फिर अदालत ने इस केस की समाअत को एडजर्न कर दिया और 17 नैब के हवाले से भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आजकल तो हर किसी को पकड़ लेती है, शवायद हो या ना हो, लेकिन नैब पकड़ लेती है। कुछ ऐसी बात भी की है। लेट्स सी जब अगली जब पेशी होती है तो उसमें नैब जो है वो किस तरीके से अपने दलाइल को पेश करता है और क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा ही जो ग्राउंड लेकर आई है मरियम नवाज साहबा 2 इश्यूज के ऊपर, खासतौर पे उस वीडियो के हवाले से और फिर एक और इशू के ऊपर एक तकरीर के हवाले से, हो सकता है कि मरियम नवाज साहबा के लिए कोई रिलीफ हो। मैं आऊंगी सदीक साहब आपकी तरफ। मेरे साथ अलबत्ता डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो कि सीनियर रहनुमा है वो भी हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन आप दोनों की इजाजत से, अफनान और रमेश साहब आपकी इजाजत से मैं पहले आऊंगी सदीक आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा आप क्या देख रहे हैं ये जो मरियम नवाज साहिबा का इस वक्त ये जो सारी समाज चल रही है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि आप नून लीग की बीट को कवर करते हैं, फिर मरियम नवाज साहिबा आज जिस तरीके से बोली है मीडिया के सामने आके वो भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल, और जो उन्होंने एक तो वकील अपना तब्दील किया है और इरफान कादर को लेकर आई हैं, और इरफान कादर ने जो आज अपने इब्तदाई रिमार्क्स दिए हैं आप वो नोट करें कि वो उसी गुफ्तगू के इर्द गिर्द रहे हैं जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो मरियम नवाज साहबा करती रहती हैं। वीडियोज़ और बहुत सी चीज़ें, और उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसी भी चीज़ें हैं कि मैं वो यहाँ पे देना नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी वो पेश करूँगा। बात वही है वीडियोज़ वाली, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप देखें कि इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जो मरियम नवाज का जो जहरानापन है वो सामने ज़्यादा आ रहा है। और उसकी एक वजह ये देखें ना, आज उन्होंने वोट को इज्जत दो वाली जो बात है किस चीज़ के साथ लिंक की है, इमरान खान का, और ये जिस वक्त एक आला सतह पर तैनातियों के हवाले से मामला चल रहा है उसको किस अंदाज में उन्होंने इसको उसके साथ जोड़ा है। तो इस तमाम सूरत हाल का जो है वो फ़ायदा, बिल्कुल सियासी फ़ायदा जो है वो उठाना चाह रही है। लेकिन एक चीज़ को आप नोट करें कि वो जिस ट्रैक पे शुरू दिन से थी वो उस ट्रैक पे मौजूद हैं, बजाय वो अलग बात है कि उनके जो चचा हैं
मुस्लिम लीग नून के सदर है शहबाज शरीफ, वो एक मफाहमती पॉलिसी को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन जब ये इस तरह एक केस उनके ऊपर चल रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने एक माइंड अपना बनाया हुआ है, और जब भी इस किस्म के केस की बात होती है तो वो जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, उनके वालिद भी हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उनके साथ मुशावरत के बात क्या करनी है, वकला के साथ मुशावरत, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आती है। और यही वजह है कि अब वो मरियम नवाज ने इस चीज़ को वो भी समझ, देखे ना इतना बड़े उन्होंने आज बात की है कि अगर मुझे अदालत नैब अरेस्ट करना चाहती है तो करे। अब नैब ने जो बनाई है, वो जो ग्राउंड्स बनाई हैं, वो वैसे भी अजीबो गरीब ही हैं कि मीडिया में जाती हैं, बात करती हैं, ये कोई इस किस्म की ग्राउंड नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना, उनको एक मौका फराहम कर दिया मरियम नवाज नहीं है, तो अचानक से इस तरह की जो दरखास्त है वो आ जाना, डेफिनेटली इट इज रियली क्वेश्चनेबल। और ये सही बात है, इसको आप जोड़ें। वो जैसे ही चेयरमैन नैब की, हालांकि आपका उनकी तौसीह हुई है, हालांकि बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, वो डर रहे हैं, खुद डर रहे हैं, रमेश साहब हैं, जानते हैं क्यों नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं आऊंगी अफनान साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा, ये जो बात की है इरफान कादिर साहब ने, उन्होंने कहा ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। इससे पहले भी बहुत से सीनियर रहनुमा जो हैं वो आप ही की जमात के कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है वतन वापस आएंगे, और पिछले दिनों कुछ स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि शायद फरवरी में आएंगे, कुछ कहते हैं अक्टूबर में उनका इलाज होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जब भी मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लेने आना है, यहाँ पर तो इंतकाम की सियासत चल रही है। तो आप क्योंकि आज मरियम साहिबा के साथ भी मौजूद थे, तो ज़रा बताएं कि एक्चुअली क्या नवाज शरीफ साहब को अगर इस केस में बुलाया जाएगा तो क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, अगर उनके बस में हो तो वो कल पाकिस्तान वापस आ जाए, और वो एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर रहना नहीं चाहते। मेरी जब उनसे आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया था कि वो मिस करते हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। तो अब जो जहाँ तक बात रहेगी उनके वापस आने की, तो इसके ऊपर हमारी कुछ जो है दायरा हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज साहब को नैब ने अपने हवालात में लिया था तो इनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी, खाना बंद कर दिया था। उसके बाद जो है इनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, प्लेटलेट जो है वो 0 हो गए, और उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है उनकी या तो हुकूमत इन्वॉल्व थी या कॉम्प्लेसेंट थी, इन दोनों में से कोई एक सिनारियो था। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख के ज़ाहिर है उनको ऐसे वापस लेके आना कि दोबारा इनके हाथ में मामला चला जाए और ये दोबारा उनकी हेल्थ के साथ कोई इशू करे, वो तो हम जो है वो नहीं, वो तो बहुत रिस्की है। तो हम हालात को देख रहे हैं। और लेकिन इरफान कादिर साहब आपके वकील हैं, बड़े अहम वकील हैं, टीम उनका एक पूरा बैकग्राउंड है, और अगर वो ये बात करते हैं कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, तो वो तो आप जिस केस को रेफर कर रहे हैं, जिसकी समाअत कर रहे हैं, बड़े अहम केस हैं, नाअहली के केस हैं। मरियम नवाज साहिबा अगर उनको उसमें से रिलीफ मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी एक फतेह है, और वो आगे पार्टिसिपेट कर सकती हैं इलेक्शंस में। और अगर इरफान कादिर साहब ये बात करें तो देयर शुड बी अ रीजन। अफनान साहब देखिए, इरफान कादिर साहब जो बात कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है कि कोई डेट फाइनल नहीं हुई उनकी वापस आने की। हम हालात को देख रहे हैं और हम चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है, वो खुद भी चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आएँ। लेकिन ये तमाम जो मुहर्रिकात हैं उनको सामने रख के फैसला किया जाएगा जब वक्त आएगा। और हो सकता है ये बात जो है जो इरफान कादिर साहब अपने उस ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, हो सकता है ये बहुत जल्द पूरी हो जाए, लेकिन इसकी अभी कोई फाइनल हतमी बात नहीं होगी इसके ऊपर। ठीक हो गया, मैं आऊँगी रमेश कुमार साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनाऊंगी मरियम साहिबा का, जो आज सारा दिन चलता भी रहा है मीडिया में, वो जादू टोने के हवाले से। मैं चाहूँगी ज़रा आप सुने, उस पर रोशनी डालें, करिए ज़रा। पहले मरियम साहिबा का शॉर्ट सुनाएं, फिर रमेश साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। जी रमेश साहब, आपने मरियम साहिबा को सुन लिया, जिन्नात की बात करी है, तोतों की बात करी है, फिर उन्होंने आगे जाके एक और भी बात की। उन्होंने कहा अगर इसी तरीके से आपने मुल्क चलाना है तो कम से कम महंगाई का जिन तो काबू कर लेना। और वैसे किसकी तरफ इशारा कर रही हैं रमेश साहब? देखिए, पहले भी मैंने बहुत मरतबा ये इशू के ऊपर बात की है कि कभी भी पर्सनली जो है ना वो अटैक नहीं होने चाहिए। सियासत के अंदर तमीज़ और तहजीब के दायरे का जो वो ख्याल किया जाना चाहिए, और फैमिली इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। मगर हम अपने मकासद के लिए मुल्क को भी नहीं देखते हैं, ये तो ज़्यादात के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। ये बदकिस्मती है। और कभी हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस क्यों होता है? जैसे इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस हमारे पॉलिटिक्स जो है, जब भी ऐसी सूरत है खिते के अंदर, आपको पता है कि जब ऐसी सूरत हालें आती हैं तो इंटरनेशनली एक माहौल गर्म होता है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है, हमारे ही लोग
जाके मिलते हैं, कभी दहशतगर्दों से मिलते हैं, कभी तालिबानों से मिलते हैं, कभी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं। ये चीज़ें हमेशा होती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर रहती है तब वो अपने हुर्बे ज़रूर चलाती है कि ये चीज़ें हो, फिर उसके अंदर अटैक भी करती है, फैमिली अटैक भी करती है। ये बदकिस्मती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर इससे कबल जो आपने नैब की बात की, उस हवाले से ठीक है, नैब के अंदर अगर कोई केस गया, पहली चीज़ तो ये कि इस गवर्नमेंट में केस नहीं गया। नैब का इदारा अगर बना तो वो पुराने माजी के दौर में अपनी हुकूमतों के अंदर बना, केस भी अपनी हुकूमतों के अंदर बना, और जो एक दूसरे के ऊपर केसेस हुए वो भी पीपुल्स पार्टी ने पीएमएलएन के ऊपर किए, पीएमएलएन ने पीपुल्स पार्टी के ऊपर किए। चेयरमैन अपॉइंट हुआ तो उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। आज भी गिले पे अगर इमरान खान के साथ इनको करना है बिल्कुल करें, हक है उनका, मगर उसका हक जो है मैं समझता हूँ मोरली कुछ चीज़ें बनती नहीं है। नैब की कॉम्पिटेंसी, उसमें कोई शक नहीं है, नैब की अगर कॉम्पिटेंसी होती, नैब के अंदर अगर सही तरीक़ेकार होता तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, नैब को कर्टेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नैब के इख्तियारात को जो है वो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैब जो है वो इतना अरसा केस चलाता है और वो केस फाइनल नहीं होता और लोग परेशान करता है, तो ये चीजें लेकिन इमरान खान साहब तो खुद ही ने इतनी दफा आए हैं और वो कह चुके हैं कि नैब की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपकी जमात के कायद, हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वो नैब की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन है। और अभी भी जितने मेन केसेस हैं, पोलिटिकल बड़े केसेस हैं, कुछ केसेस को निकाल के जिनका ताल्लुक शायद मौजूदा वज़रा से बनता है, जिस तरीके से चीज़ों को किया गया है उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जो बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस हैं वो तो अभी भी नैब के पास हैं। और अगर इकबाल साहब वहां पर मौजूद हैं, नोटिफिकेशन नहीं दिया गया लेकिन प्रॉपर तरीके से ऑर्डिनेंस को हिस्सा तो बना दिया गया ना गजट का, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, तो अभी ये चीजें चल रही हैं ना। और जब हम बहुत से तज्जियाकारों से बात करते हैं तो वो तो ये बोलते हैं कि भाई ये तो ऑर्डिनेंस आप लोगों ने जारी किया है, इसके बाद आप एक और ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और 8-9 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर बिल्कुल 100% मुतमिन होते आता, नंबर 1 उसके अंदर भी बेहतरी की जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस आया है, नंबर 1। नंबर 2, तीसरी चीज़ ये कि आज मैं ये नहीं कहता कि सारे इदारे, जो भी इदारे हैं उनकी कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो। अगर ये सारी जो है वो अप टू मार्क चीज़ होती तो सिद्दीक साहब ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो हर जगह पे तारीफ ही तारीफ होती। वो चीज़ें नहीं है, मगर उसका कसूर आप इस हुकूम को दे दें, ये भी गलत है। उसके बेहतरी के लिए आप हर इदारे को, हर लोग को आप फारिग कर नहीं जाएंगे, उसके अंदर इस्लाह करते हुए जाएंगे। माजी में भी ये चीज़ें इस्लाह नहीं हुई। 62-63 के हवाले से जब ये माजी में तरमीमों की बात हुई, आसिफ जरदारी साहब ने जब मियाँ साहब को कहा तो मियाँ साहब ने कहा अभी पीपुल्स पार्टी फंसी हुई है, अभी मैं क्यों करूँ। जब मियाँ साहब फंसा तो फिर आसिफ जरदारी साहब को कहा तो उन्होंने कहा अभी आप फंसे हो तो मैं अभी क्यों करूँ। देखिए, ये टाइम की सिलेक्शन की बात की, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लेके जाती हूँ, आपने कहा जब जरदारी फंसा तो नवाज शरीफ साहब ने किया, जब नवाज शरीफ साहब फंसे तो जरदारी साहब ने किया, तो अब तो ऑपोजिशन शायद का खाना नहीं। मुझे मेरी बात करने के ऊपर पीटीआई फंसी है, उसके वुज़रा फंसे, उनके मुशीर फंसे, तो भाई थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, वो किस चीज के ऊपर मुस्कुराए हैं जी, वो कंप्लीट करेंगे। हाँ जी सिद्दीक साहब, आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अफनान की तरफ आती हूँ। और मैं इस वजह से रमेश साहब कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि मुतमिन नहीं थे तो ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस अगर मुतमिन नहीं थे तो ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या थी। अभी देखे ना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो कल से दोबारा शुरू हो जाने हैं और मेरे ख्याल में ये ऑर्डिनेंस वहाँ पे वैसे भी पेश हो जाना है। आप खुद भी पार्लिमानी कमेटियों में माशाल्लाह बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आप कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। अच्छा होता कि आप वहाँ पे इस किस्म के जो भी ऑर्डिनेंस अहम तरीके चीज़ें होती हैं वहाँ पे पार्लिमानी कमेटियों में या कायमा कमेटियों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी मौजूद होती है। अभी आप देखेंगे चैलेंज भी हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो गया, और अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तौसीह में जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया, हालांकि इसको गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, वो भी इसी डर और खौफ से कि कहीं ये जो है वो चैलेंज ना हो जाए। और फिर आप ये देखिए कि जो डिप्टी चेयरमैन को
जिस अंदाज से तैनात किया गया है ज़ाहिर शाह साहब को, उनका थोड़े दिन रह गए हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई अदालत का इस किस्म का फैसला आ जाए तो पीछे जो है वो मौजूद हो। तो इस किस्म की जल्दबाजी रमेश साहब पार्लियामेंट के होते हुए मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। मैं इस वजह से कह रहा था कि आप खुद हुक्मरान जमात का हिस्सा है, तो ऐसे लोगों को तो आप बातें करते भी रहते हैं। पार्लिमानी पार्टी में भी आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, तो इस किस्म के इश्यूज पे बात करें कि लेजिस्लेशन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आर्डिनेंस पे आर्डिनेंस आते जाइए तो 120 दिन में खत्म हो जाएगा। लाना तो फिर भी पार्लियामेंट में ना आपने। मैं चाहूंगी कि आप बात करें, लेकिन अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिद्दीक भाई पहले भी मैं इस चीज के ऊपर, सिद्दीक भाई जी बात कंप्लीट करें रमेश साहब। मैं पहले भी इस इशू के ऊपर हमेशा ये बात करता हूं कि डेमोक्रेटिक वे में जो है वो चीज़ें पार्लियामेंट के थ्रू हो, ऑर्डिनेंस नहीं आने चाहिए। ये भी बिल्कुल आप सही बात। डेमोक्रेटिक वे में आप दोनों जमातों को एक साथ जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, आप ऑपोजिशन लीडर को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप ऑपोजिशन को माइनस कर देते हैं और आप कहते हैं सदर साहब जो है वो सारे मुशावरत करेंगे और सारी चीजों को लेकर चलेंगे जो अभी तक आगाज नहीं हुआ है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी हो या ना हो। आप अपनी एक कमेटियां बना देते हैं, खुद ही उसके मुआयने करते हैं, खुद ही लोगों को आप इल्जाम लगाते हैं और फिर वो पेंडिंग पड़ी रहती हैं। इवन आपके अपने लोग जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ये फरमाते हैं कि जो सलूक इन्होंने मेरे साथ किया है वो सलूक पूरी अब तक जितनी भी पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा लें कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो अब मैं सवाल करना चाहूँगी, अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है नोटिफिकेशन के हवाले से। ताहाल जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। कल भी हमारी बात हो रही थी और यही कहा जा रहा था कि ये बहुत एक सीरियस इशू है, नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत से इस वक्त मसाइल का सामना है। आज भी ईरान की बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, मौजूद हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और बाकी सब लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है, बहुत अहम चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। ताहाल हम ये देख रहे हैं शुएब साहब कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिस तरह की उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, वो भी चीज़ों को मजीद जो है हवा दे रही हैं। आपको क्या लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए या मिस हैंडलिंग हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑलरेडी हो चुकी है। एक्चुअली अगर प्रोसीजरल कोई गलतफहमी थी तो ये तो मेरा ख्याल है कि पहले दिन जब महसूस किया गया कि ये इसमें प्रोसीजरल एरर है, उसी दिन ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करके या टेलीफोन पे इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। ज्यादा दिन गुजरने से चहमे गोइयां और बड़ी साजिशें बुनी गई, मुख्तलिफ किस्म के कहानियां सुनाई गई, वो इंटरनेशनल मीडिया का भी उसमें भी नजर आनी शुरू हो, भारत को भी मौका मिल गया। तो ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पहली बात ये इन चीजों को इतना तूल देना ही नहीं चाहिए। फिर ये ईगो का मसला नहीं है। बहुत दफा होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जबानी जाके वर्बल अप्रूवल्स ले लेते हैं, फिर वो जो जहां तक समरी का ताल्लुक है वो साइन होके आती रहती है, या जो नोटिफिकेशन है उसको वक्त लग सकता है, लेकिन ऑर्डर इशू कर दिया जाता है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की राय ले ली होती है या उससे अप्रूवल ले ली होती है। बहुत दफा हुआ है, लेकिन ये कि इस दफा गालिबन प्रोसीजर को ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन उसमें खराबी सिर्फ ये अहमियत देना बुरा नहीं, लेकिन ये जरूर खराबी है कि उसको तूल देना वो मुनासिब नहीं था। आप कहते हैं कि जनाब कल मीटिंग हुई, उसमें सारी मामला जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छी तरह रिजॉल्व हो गए, सारी बातचीत रिजॉल्व हो गई, तो ये कल क्यों हुई? ये 6 दिन पहले क्यों नहीं हो? 6 अक्टूबर से अगर मसला आया है तो 6 या 7 को ये मामला हल हो सकता था। तो इसमें खराबी सारी यही है, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। हो जाते हैं हुकूमत में, आप जब बैठे हों तो अदारों के साथ बातचीतों में गलतफहमियां हो जाती हैं, अदारे दूर कर देते हैं। तो यहाँ भी ये मामला हुआ है कि आपने वो गलतफहमियां दूर कर दी, लेकिन प्रोसेस बड़ा लेट हुआ है, बहुत लंबा काम। सर अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मजीद तूल दी जा रही है। आपको लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उस पर बुरा इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि हमेशा यही बात की जाती है कि अगर कोई बड़ी तब्दीली होती है तो कोई ना कोई मुहर्रिकात पीछे होते हैं, तो थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। नहीं, इसमें मुहर्रिकात नहीं है। इस चीज पे इत्तफाक था कि नदीम अंजुम साहब जो है वो अगले DGI से होंगे, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं था।
लेकिन ये कि शायद को मुद्दत पे इख्तलाफ था या उनके कोई आने की तारीख वगैरह पे, या ये कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर कोई मजीद सोच विचार करनी थी। बारसूरत जो कुछ भी है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कुछ सियासत पे या किसी चीज पे असर पड़ेगा। आर्मी लगातार पिछले कई सालों से बार बार कह रही है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कतई नहीं चाहते कि इसमें कोई रखना अंदाजी हो, और अब भी नहीं होगी। असल चीज यही है कि ऐसे वाकयात ना हो तो वो बेहतर है, अगर हो गए तो उनको फिर भी खुशरूबी से सुलझा लेना चाहिए, ताकि कोई कहीं गलतफहमी ना पैदा हो, ना ही किसी दुश्मन को मौका मिले कि उसको एक्सप्लॉइट कर सके। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई, जहां तक आपका ये सवाल है कि अभी तक वो इशू नहीं हुआ, वो मेरा ख्याल एक आध दिन में हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन इशू, क्योंकि प्रोसेस अब शुरू हो गया है। तो 1 या 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी आ जाएगा, और वो उन्हीं के नाम का जो हमारे नदीम अंजुम है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्हीं के नाम का होगा। हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग डेट में कोई तब्दीली हो। जी रमेश साहब, बड़ा शॉर्ट कमेंट में चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं नहीं चाहती कि हम इसको मजीद जो है पोलिटिसाइज करें। और जैसे कि शुएब साहब ने कहा कि चीज़ों को अगर तरीके से हैंडल कर लिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ईगो। सर रीज़न क्या हुई, वजह क्या बनी? बहुत बेहतर ना होता कि आराम से चीज़ों को हैंडल कर लिया जाता, इतना फैलती ना चीज़। जी रमेश साहब, देखिए बात यह है कि ये इशू जो है वो डिस्कशन चीफ साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 मरतबा हो चुका था, और 2 मरतबा होने के बाद जो है वो चीफ साहब ने जो है वो उसको ISPR की तरफ से अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये माजी की एक कानून के अंदर ज़रूर लिखा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है समरी मूव करती है, मगर ये भी है, ऐसे तो चीफ सेक्रेटरी के लिए भी लिखा होता है कि भाई समरी मूव की जाती है, प्राइम से पूछा जाता है, मगर कभी कभार ये भी हो जाता है कि वर्बल कमेंटमेंट के ऊपर कि सर ये हम लगा रहे हैं, और कंसेंसस के ऊपर जो है वो ऑर्डर भी इशू हो जाते हैं। तो उसी तहत जो है वो चीफ साहब ने समझा कि अब ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है और कंसेंसस है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, मगर प्राइम मिनिस्टर के जहन में कोई और चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज़ को उस टाइम पे लाइट लिया, जिसके बाद ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ी, जो भी नहीं होनी चाहिए थी, जो अमजद शुएब साहब ने बात की। अब परसों जो मीटिंग हुई है चीफ साहब की और PM साहब की, उसके अंदर यही दोबारा तय पाया गया है कि इसको प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस के तहत किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जितना भी ये टाइम गुजरा है 6 तारीख से लेके और 14 तारीख तक, माना कल तक, जो ये 8 दिन गुजरेंगे, 9 दिन, और इसके अंदर नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने खुद बात की थी ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत लाइट लिया उस इशू को, उनको लाइट नहीं लेना चाहिए था। आपको कमेंट करना चाहेंगे सिद्दीक साजिद साहब, ताकि मैं अफनान साहब की तरफ आऊं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो जनरल अमजद शुएब साहब ने बात की है वो दुरुस्त बात है। ज़ाहिर है ये ज्वाइनिंग के उनमें जिन्होंने डेट की बात की ना, इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। अलबत्ता अभी तक की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज खुद फवाद चौधरी सुबह ट्वीट किया कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और समरी भी जो है वो मसूल होगी वज़ीर आज़म ऑफिस को, और ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है वही जो है वो DGISI होंगे। हाँ, ये तब्दीली जो है वो हो सकती है, लेकिन वो जो कल एक बात की, इसको बढ़ा चढ़ा कर ख़ुद हुकूमती हल्कों की जानिब से पेश किया गया। अहमद डोगर जो चीफ व्हिप थे, उनकी इस किस्म की गुफ्तगू के इंतहाई हसास मामला है, उसको इस अंदाज में नहीं पेश करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, काबीना की 100 बातें होती हैं, चीजें होती हैं, ऑलरेडी एक पोलिटिसाइज हुआ है इश्यूज को नहीं करना चाहिए। अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मरीम नवाज, दूसरा इतना लाइट, इसको लाइट लेना चाहिए था, हाईलाइट भी बहुत किया गया, ठीक है, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की, और ये बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। रमेश साहब, ऐसा लफ्ज़ मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इरफान साहब की तरफ आऊंगी। इरफान साहब, आप ये सारे जो मैंने मरीम नवाज साहबा का शॉर्ट भी सुनाया है, जिसमें वो तोता, जादू और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं, जिसमें रमेश साहब ने कहा है कि ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो किस तरफ इशारा कर रही हैं और उनका कहने का क्या मकसद है, अफनान साहब। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैब ने जो दरख्वास्त दी है, पता नहीं कहाँ से दरख्वास्त आई है, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो बात उन्होंने जादू टोने की है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दफ़ा खुद कर चुके हैं, रूहानियत और मैं मशवरा लेता हूँ और वो फिर मुझे बताती हैं। ये तो बातें ऑन द रिकॉर्ड अभी ये रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में भी की है उन्होंने बात। अच्छा। उससे पहले भी बहुत दफ़ा की है। तो जब आप खुद ये बात आप कहेंगे जी हम ये सारा मामला इस तरह चल रहा है, मतलब आप मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार जो है
वो प्राइमरी स्कूल चलाने के काबिल नहीं है, उसको 11 करोड़ का सूबा जो है उसको दिया हुआ है, और कहते हैं कि उन्हें ये समझाया गया है कि आपकी हुकूमत चली जाएगी जिस दिन उस्मान इंतजार की हुकूमत गई, और वो अड़े में कहते हैं मैं इसको हटाऊंगा नहीं। अब मुझे बताएं ना, इसकी कोई लॉजिक होती है ना? आप किसी को लगाते हैं, आप उसकी एक्सपीरियंस देखते हैं, आप उसकी तालीम देखते हैं, आप और चीज, ये पहली दफा ऐसी अपॉइंटमेंट इतनी आम हुई है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है और वो चले जा रही है। अब इस तरह अगर आपने मुल्क के मामलात चलाने हैं तो ये 22 करोड़ का मुल्क तो इस तरह नहीं चलता। सर आप लोग कैसे मामला चलाएंगे? पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? पीडीएम सुना है कि दोबारा से मुतहरिक हो रही है, लेकिन मौलाना साहब को कुछ इख्तलाफात हैं इस हवाले से, वो कहते हैं उन्होंने कारवां लेकर चलना है, थोड़ा उस हवाले से रोशनी डालें सर। देखिए मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूँ, मुझे एक जरा अपनी बात कंप्लीट करने दें। देखिए जुनैद सफदर के बारे में के पर्सनल कमेंट इन्होंने कितनी दफा किए, इन्होंने शरीफ फैमिली पे कितना पर्सनल कमेंट किया, हम तो नाम भी नहीं ले रहे उनका, मैंने भी नहीं लिया नाम, लेकिन जो बात है हकीकत है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो जहां तक बात रहेगी पीडीएम की, देखिए हमने अपना जो है वो लाए अमल एक बिल्ड कर लिया है, एक काफ़ी सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, और हमारा प्लान ये है कि कारवान होंगे और हम धरना देंगे और जलसे होंगे, ये सारा कुछ हमारा प्लान है। लेकिन इसकी जो कुछ चीज़ें वो फाइनलाइज हो रही हैं, वो इन प्रोसेस हैं। वो हमारे जो एमएनए थे मलिक परवेज साहब, लीडर भी थे हमारी पार्टी के, उनका इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो गई। अभी दोबारा से उसके ऊपर क्या कहते हैं जो है वो डेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके अलावा मैं कुछ थोड़ा बहुत ये जो अभी आपने बात की है DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर, मुझे ना ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं एक और स्टोरी है ईरान के हवाले से। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी थोड़ा हमें इस पर भी वो आगाह करें कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ये बड़ा अहम दौरा है अगर हम हमारी रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, और फिर जहांगीर तरीन के हवाले से भी बात करेंगे वो क्या फरमा रहे हैं। हर जी प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले अफनान साहब बात कर रहे थे और वो कमेंट करना चाह रहे थे DGISI की जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से, वो बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा, और पीडीएम के हवाले से भी बात हो रही थी। जी अफनान। जी मैं कहना चाह रहा था देखें कि DGISI की अपॉइंटमेंट हो या जो अहम अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि आप प्रेस रिलीज उसी वक्त दें जब सारे सिग्नेचर हो चुके हों। से होता ये है कि जब प्रेस रिलीज पहले आ जाती है, बाद में डिसएग्रीमेंट आती है, उससे नहीं कह रहा प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट हो या फौज जो भी हो, सब की ये कहते हैं कि किसी की इज्जत में इजाफा तो नहीं हुआ ये जो पिछले 5-7 दिन जो मामला चलाए गए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात को और जो मीडिया है उसको उस पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। पहले भी आपको याद होगा एक ट्वीट की वजह से बड़ा मसला हुआ था, तो ये इन चीजों को सामने रखते हुए जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। कभी समझ नहीं आता ना, मिस हैंडलिंग हो जाती है इस तरह के इश्यूज में। देखिए मेरा एक ख्याल है कि अगर आप जो प्रॉपर प्रोसेस है इसका प्रॉपर प्रोसेस फॉलो अप कर रहे होंगे, अगर वो फॉलो करके सारे साइन पूरे हों उसके बाद आप प्रेस रिलीज दें तो शायद मसला शायद हो ही ना। और जो अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको आप मीडिया के ऊपर लाने से बेहतर ये है कि आप पहले अपने अंदर उनको रिजॉल्व, अभी भी तो किया है रिजॉल्व, तो पहले ही कर लेते रिजॉल्व, बजाय इसके सारे दुनिया को पता चल गया, उसके बाद जो है आप जो है वो लोग फिर बाहर इंटरनेशनल मीडिया में बात चली जाती है, उससे बड़ा मसला होता है। हाँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें ये हुकूमत जो है उन्होंने खाली DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर ये इस तरह नहीं किया, इससे पहले नैब चेयरमैन के ऊपर इन्होंने जो ये ऑर्डिनेंस ला के पूरा तमाशा लगाया है पाकिस्तान में, फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने किया और उसके बाद उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो चीज़ इनको सूट करती है वो ठीक है, जो नहीं सूट करती उसके ऊपर ये अजीब अजीब इनकी क्या कहते हैं दलीलें आती हैं, अजीब अजीब हरकतें आती हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रोड कारवां की, लेकिन जो इतलात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का एक जो तबका है वो रोड कारवां के हमायत नहीं कर रहा, खास तौर पर जो शहबाज शरीफ का मफाहमती ग्रुप है वो कह रहे जी जलसे जुलूस करें और उसके बाद फिर जाएं सीधा हम धरना दें। और दूसरा ये भी बता दें कि ये जो 16 अक्टूबर को जलसा हो रहा है फैसलाबाद में, सुना है इसमें तो शहबाज शरीफ जा नहीं रहे, इसमें तो मरियम नवाज साहबा जाएंगी। देखिए हमारे पार्टी के अंदर जो है वो कुछ आपने देखा होगा पिछले क्या कहते हैं 1-1.5 महीने में कोई साउथ पंजाब में मीटिंग हुई, पिंडी में शहबाज शरीफ साहब गए, साउथ पंजाब की मीटिंग्स में मरियम नवाज साहिबा रहीं। फिर ये तो देखिए लीडरशिप का क्या कहते हैं वो है ना कि किसी ने कहीं पे जाके मीटिंग अटेंड करनी, किसी ने कहीं पे जाके, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है हम सब में और वो ये है कि हमारा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा इसके अंदर मजीद कोई चीज़ रीड करनी चाहिए। अब रावलपिंडी में कन्वेंशन हुआ, शहबाज शरीफ साहब आए,
तो इस ठीक है क्या कहते हैं? कहीं कोई जाता है, कहीं कोई जाता है। इसको हर जगह सारे पार्टी की सारी लीडरशिप तो जा भी नहीं सकती। चलिए ठीक हो गया। मैं आऊँगी शुएब साहब आपकी तरफ। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मैं चाहूँगी कि आप इस पर हमें ज़रूर जो है वो अपडेट करें। सर, ये जो ईरान से बहुत अहम लोग आए हुए हैं जिनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हुई है, आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, इसका क्या स्कोप है? क्योंकि पिछले हमने दिनों देखा था कि ईरान के जो साबिक बहुत से अहम शख्सियात हैं उन्होंने इंडिया में इंटरव्यू भी दिया, बहुत अजीब बातें भी की और ईरान में नई गवर्नमेंट बनी और उसके बाद इस तरह का एक हाई प्रोफाइल पहला विजिट होता है। सर, आप जरा इस पे हमें बताएं कि ये किस तरफ जा रही हैं ये सारी चीजें। जी देखिए, अफगानिस्तान के मामले में जब तक के अफगान तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था काबुल पे, तो जितनी मशावरत आपस में की जाती थी रशिया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना, ये तकरीबन एक यूनानिमिटी थी। एक ऐसा ख्याल था कि यहाँ से अमेरिका को जाना है, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए और यहाँ से टेररिज्म नहीं होना चाहिए। सब हम मुत्तफिक थे। लेकिन दरमियान में एक तब्दीली या एक कह लीजिए एक वाकया ये हुआ कि नॉर्दर्न अलायंस के लोग जो है वो पंजशीर वैली में जाके तो उन्होंने वहां पे महाज कायम कर लिया। तालिबान ने उन पे फिर अटैक किया। ये वो सूरत हाल थी जिसमें कि इख्तलाफ राय पैदा हुआ और इख्तलाफ राय पैदा करने वाला भारत था, जिसने कि क्योंकि भारत एक वक्त पे नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके ईरान और रशिया एलाइज थे इनके साथ, लेकिन बाद में वो तालिबान की तरफ हो गया इस वजह से कि वहां पे दाइश ज्यादा बड़ा खतरा आ गया। तो उन्होंने कहा जी तालिबान को स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये इनको मारें, तो वो तालिबान के साथ चले गए, ईरान भी और रशिया भी। अब यहाँ पे पंजशीर का जो किस्सा है वो ये था कि पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस है, गालिबन ईरान ने अपने उनसे मुकम्मल ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए हुए। ईरान उनको भी हाथ में गालिबन रखना चाह रहा था और दूसरी तरफ तालिबान को भी कि अगर तालिबान कल काबू ना आए और उनकी बात ना सुने तो फिर वो नॉर्दर्न अलायंस को दोबारा प्रॉप अप करें, और अगर तालिबान जो कुछ ये ईरान चाहता है वो कर दें तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस डेफिनेटली वहां पे एक फोर्स के तौर पे मौजूद रहे। तो पंजशीर के हमले में भारत ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि वहां पे तालिबान काबज नहीं हो सकते थे, ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स गई है, पाकिस्तान की फौज गई, जो कि बिल्कुल झूठ था और साबित भी हो गया। बाद में फ्रांस में भी उन्होंने ये झूठ पकड़ के तो अपने टेलीविजन चैनल्स पे बताया कि भारत ने किस तरह झूठ बोला है। ये चीज जो थी ये ईरान में इस पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ और लाजमन उससे पाकिस्तान इन चीजों को बड़ा अवॉइड करता है कि वो मीडिया पे आके अपने हमसाया ममालिक के बारे में बात करे, जैसे अफगानिस्तान है या ईरान है या चाइना रशिया है, क्योंकि इस तरह ताल्लुकात बिला वजह खराब होते हैं और गलतफहमियां पैदा होती हैं। इस मामले में पाकिस्तान ने अवॉइड किया, कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन ईरान की तरफ से उनके एक दो मिनिस्टर्स ने भी बयान दिए कि जी पाकिस्तान जो है वो जबरदस्ती तालिबान के जरिए काबज हो गया है अफगानिस्तान। तो ये गलतफहमियां पैदा हुई जो हम दूर करना चाहते हैं और ईरानियों को भी इस बात का एहसास है कि ये अफगानिस्तान को स्टेबल करना हम सब के मुफाद में है, ताकि ईरान ने जो चाइना के साथ मुआहदा किया है, जो 25 साल का मुआहदा है जिसमें $400 अरब वहां पे इन्वेस्ट होना है, वो इम्प्लीमेंट हो सके। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन में मसला आएगा। लिहाजा पाकिस्तान के साथ दोबारा मशावरत वगैरह का किस्सा शुरू है और इसके साथ साथ दाइश जो है वो खतरा है ईरान को भी बहुत बड़ा, रशिया को, सबको है। तो पाकिस्तान के साथ मिलके दाइश के बारे में भी एक मुश्तरका पॉलिसी या मुश्तरका स्ट्रेटजी वर्कआउट की जाएगी जिससे कि इस खतरे का मुकाबला किया जा सके। आज दाइश जो है वो अफगानिस्तान में धमाके कर रही है, लेकिन उसके असल अहदाफ जो है, असल हदफ उसके पाकिस्तान है, ईरान, और ये पहले पाकिस्तान में ही करते रहे, उससे अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में नहीं किया। लेकिन इसमें टीटीपी के लोग हैं, इसमें लश्कर जंगवी है, इसमें पंजाबी तालिबान है, इस जो ये दाइश अपने आप को कहते हैं, इसमें यही स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं और कुछ बाहर से अरब वगैरह भी आए हुए। तो इस लिहाज से ये बड़ा जरूरी है कि रीजन को जो खतरात हैं या रीजन में जो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको खराब ना होने दिया जाए और खतरात का मिलकर मुकाबला किया जाए। तो ये बहुत अहम है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक मुश्तरका पॉलिसी दोनों मुल्कों की हो। तो आज जो गलतफहमियां भारत ने पैदा की हैं वो मेरे ख्याल दूर करने में मदद मिलेगी। अच्छा जनरल साहब, ये ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान है, ईरान है, दीगर जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक है, उनको तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन और ख़ुद अफगान हुकूमत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अपीलों के बावजूद जो आलमी बरादरी
है वो अभी तक उस तरह अफगानिस्तान के मामले पर मुतहरक नज़र नहीं आती, बल्कि वो लाताल्लुक होगी एक तरह से। तो ऐसी सूरत हाल में जो पायदार हम अमन और इस्तेहकाम की बात करते हैं वो किस तरह पॉसिबल होगा? देखिए, इसमें दो डेवलपमेंट हुई हैं, ये बड़ा अहम है हमारे लिए, तो डेफिनेटली बहुत अहम है कि अगर ये और हमने ये वार्निंग भी दी और अफगानियों ने भी ये वार्निंग दी है कि अगर यहाँ इंसानी अलमिया बनता है जिसकी वजह से लोग यहाँ भूख नंग से मरते हैं, तो फिर वो महाजरीन हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, भागेंगे दाएं बाएं के मुल्कों में, जिससे बहुत बड़ी अबतरी यहाँ फैलेगी और हमें खतरा है कि उसकी आड़ में दहशतगर्द भी आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये हम वार्निंग दुनिया को भी दे रहे हैं। अब हुआ ये, इसमें दो चीजें जो रिसेंट डेवलपमेंट है, एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन ने $1 अरब 1 अरब यूरो अनाउंस की है इमदाद अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ रशिया ने कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर की है जहां रशिया तमाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जो डोनर्स हैं उनको इकट्ठा करके मॉस्को में, तो वो ये उनसे अंडरटेकिंग लेना चाहते हैं कि जी सब डोनेट करें कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आलमी जिम्मेदारी है आलमी कुव्वतों की, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया बन रहा है। तो मेरा ख्याल है रशिया भी कुछ ना कुछ कामयाब होगा इन कोशिशों में, और उम्मीद है कि इन जो मसाइल हैं इनके खास तौर पे खुराक और अद्वियात वगैरह के, और आगे सर्दियां आ रही हैं, वो बेहतर हो जाएंगे, उनके लिए काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका भी, अफनान साहब आपका भी, रमेश साहब भी हमारे साथ मौजूद है और सदीक साहब आपका भी। अब बात सिर्फ ये कि जो बात हो रही है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हो रही है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है वो मुश्किल टास्क है, और ईरान के भी इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। शायद ये एक सबसे बड़ा मेन इशू है जिसकी वजह से ईरान का जो एक वफ्द है, बड़ा अहम वफ्द है, वो यहाँ पर मौजूद है। और बाकी पिछले दिनों हमने देखा कि G8 का इजलास हुआ, वहाँ पर दो बड़े अहम मुल्क जिनका ताल्लुक इस रीजन से है, जो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि रशिया और चाइना है। उनके दोनों सदर जो थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जबकि बाइडेन वहां पर मौजूद था, मोदी वहां पर मौजूद था। लेट्स सी ये जो सारी जो स्टोरीज हैं, ये जो सारा रीजनल पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से अनफोल्ड होती है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।